लास्ट तक पहले यूनिट को कंप्लीट कर चुके थे। अधिगम। अधिगम जो है हमारे पाठ्यक्रम का सबसे खास और सबसे बड़ा यूनिट है। जैसे कि आपको विदित होगा, अधिगम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो अधिगम क्या होता है इसकी अवधारणा को लेकर के हमें जानना है। अधिगम के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं क्या है उनको समझना है। अधिगम की अवस्थाएं क्या होती है, अधिगम कौन कौन से प्रकार का होता है, अधिगम के पठार क्या होते हैं, वक्र क्या होते हैं, आसु बेल के अनुसार अधिगम के प्रकार क्या हैं, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, अधिगम अंतरण क्या होता है, अधिगम अंतरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, निर्मितिवादी अधिगम क्या होता है, अधिगम की एसआर थ्योरीज क्या हैं, अधिगम की एसओआर थ्योरीज क्या हैं। और प्रत्येक को मिलाकर हम बात करें तो 9 अपने पास थ्योरीज हैं। एक एक थ्योरी को पढ़ने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे करके मतलब 20 से 22 घंटे कम से कम इस यूनिट में अपने को लगते हैं। आपके पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा समय इसी यूनिट में लगता है और इसी यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इसके संदर्भ में एक एक मुद्दे को लेकर के विस्तार से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात की शुरुआत कर रहे हैं अधिगम से। अधिगम क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम का वैसे सामान्य अर्थ होता है सीखना। सामान्य शब्दों में जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। लेकिन सीखने के बाद सीखा हुआ ज्ञान जब तक स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, जरूरत पड़ने पर हमारे काम नहीं आता, तब तक उसको क्या नहीं कह सकते, अधिगम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम किसी भी ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं या सीखते हैं किसी काम को, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई भी व्यवहार सीखने के पीछे हमारा क्या होता है, कोई एम होता है, कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई काम नहीं करते हैं। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था और वो सिद्धांत था प्रयोजनवाद में, प्रेरकीय संप्रदाय में, जहां हमने बात की थी। मैकडूगल ने कहा कि कोई भी प्राणी किसी भी कार्य को क्यों करता है, किसी प्रयोजन से करता है, किसी उद्देश्य से करता है। तो हम भी सीखते हैं तो किसी उद्देश्य से सीखते हैं। आज आप यहां पर इसलिए पढ़ने के लिए आए हैं कि ये विषय वस्तु आपके टीचर बनने से जुड़े हुए एग्जाम में पूछी जाएगी। वहां नहीं पूछी जाती तो आप नहीं पढ़ते। अब आज हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन टीचर बनने वाले एग्जाम के अंदर जब हम बैठे और हमें याद ही नहीं आए तो फिर पढ़ना काम का क्या, कोई मतलब का नहीं है। मतलब तो तब है जब आज जो पढ़ रहे हैं वो हमें कब याद आए, परीक्षा में, और वहां पूछे गए प्रश्नों का जवाब हम लोग कर पाए। इसका अर्थ यह हुआ कि सीखना तब अधिगम के रूप में जाना जाएगा जब वह स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। तो कोई भी सीखा हुआ व्यवहार जब हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, जीवन में जब भी जरूरत पड़े तब उसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो वो अपने आप में क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है। अधिगम के लिए अंग्रेजी भाषा में जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो है लर्निंग। कौन सा शब्द है, लर्निंग शब्द है। और ये लर्निंग जो शब्द है ये बना है लर्नेन से। किससे बना है, लर्नेन। ये लर्नेन जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिससे लर्निंग बना। इसका मतलब होता है किसी भी
नए व्यवहार को जानना, नए ज्ञान को प्राप्त करना, व्यवहार में नवीनता लाना, इस तरह के अर्थों के रूप में इसको काम में लेते हैं। इस आधार पर लर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी नए व्यवहार को सीखना, किसी नए व्यवहार को समझना, जानना, वहाँ पर ये उपयोग में आता है। ठीक है। अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से बात करें तो वह जानकारी जो हमारे व्यवहार में स्थायी हो गई उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि अधिगम जो है वो कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो देखिए, अधिगम कहीं भी हो सकता है, अधिगम कभी भी हो सकता है, अधिगम किसी को भी हो सकता है। अधिगम जो है उसके बारे में हमें ये ध्यान रहे कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और सार्वभौमिक है। उसे सार्वभौमिक कहते हैं जो जीवन पर्यंत भी चलती हो और कहीं पर भी किसी भी स्थिति में अपना प्रभाव छोड़ती हो। सीखना कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक स्थिति बोलते हैं। तो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके बाद में अधिगम जो है इसको लेकर मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं क्या हैं? तो मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं में यदि हम बात करें तो सबसे पहले एक विद्वान हुए सार्टेन। सार्टेन का मानना है कि दैनिक जीवन में हमें नए नए प्रकार के अनुभवों की प्राप्ति होती है। दैनिक जीवन में हमें नए नए अनुभवों की प्राप्ति होती है। जो भी नए नए अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, जो भी नए नए अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। उन अनुभवों के कारण हमारा व्यवहार बदलता है और जो अनुभवों के कारण हमारा व्यवहार बदलता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अर्थात अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को या स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो कुछ लाइनें लिखिए। अधिगम को सामान्य रूप से सीखना, भी कहते हैं। अधिगम को सामान्य रूप से सीखना भी कहते हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में जब सीखा हुआ कोई भी ज्ञान या व्यवहार स्थायी हो जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। अधिगम के लिए अंग्रेजी भाषा में लर्निंग शब्द का उपयोग करते हैं। लर्निंग शब्द का उपयोग करते हैं।
लर्निंग शब्द का उपयोग करते हैं, जो जर्मन भाषा के लर्नेन से बना है, जिसका अर्थ नया जानना, नया व्यवहार प्राप्त करना, के रूप में लगाया जा सकता है, के रूप में लगाया जा सकता है। स्टेप बदल कर लिखो, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी और कुछ भी सीख सकता है। अर्थात यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में सार्टेन जो है उन्होंने किस तरह से विचार दिए थे। स्टेप बदल कर लिखो, सार्टेन नामक विद्वान ने कहा था दैनिक जीवन में एक व्यक्ति नए अनुभव प्राप्त करता है। दैनिक जीवन में एक व्यक्ति नए अनुभव प्राप्त करता है। नए अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में
जो स्थायी परिवर्तन आता है, जो स्थायी परिवर्तन आता है अधिगम कहलाता है। तो कुल मिलाकर के ऊपर जो हमने बातचीत की वो सार्टेन के विचारों से प्रमाणित हो जाती है कि दैनिक जीवन में एक व्यक्ति कई तरह के अनुभव प्राप्त करता है और उस व्यक्ति के द्वारा जो अनुभव प्राप्त किए जाते हैं उन अनुभवों के कारण उसके व्यवहार में क्या आते हैं, परिवर्तन, चेंजेज आते हैं। और जो चेंजेज आते हैं वो किस रूप में होते हैं, अधिगम के रूप में होते हैं। यानी कोई भी बदलाव व्यक्ति में होता है तो वो बदलाव जो है वो अधिगम के रूप में होता है, और जो बदलाव अधिगम के रूप में होता है वो बदलाव उस व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो किसी नए व्यवहार को जन्म देता है। इसके बाद में कुछ अवधारणाएं हैं, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। 7 से 8 अवधारणाएं मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। ये सभी वो अवधारणाएं हैं जो सामान्य रूप से आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, और ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो 100% यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है परिभाषाओं से। अब तक का इतिहास रहा है, बाकी जगह से आता कि नहीं आता, पर यहाँ से ज़रूर आता है। लेकिन प्रश्न 3 तरह से आ सकता है। फर्स्ट नंबर पर आपको डायरेक्ट परिभाषा देकर पूछ लेते हैं कि ये विचार किसके थे। सेकेंड नंबर पर परिभाषा की कुछ मूल बातें लेकर के उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए पूछ लेते थे कि ऐसा किसका विचार है। और थर्ड नंबर पर एप्लीकेशन वाले प्रश्न भी आ जाते हैं जिसमें परिभाषा का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर जो विचार होंगे वो परिभाषा के समान होंगे, और उन विचारों के आधार पर आपको तय करना पड़ेगा कि ये कौन सी परिभाषा को लेकर बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी प्रश्न यहाँ से आ सकता और आता रहता है, और उसका जवाब हम तब दे पाएंगे जब हमें व्यक्तिगत परिभाषा याद हो। यानी वुडवर्थ की परिभाषा तो हम वुडवर्थ के अनुसार उसको याद रखें कि वुडवर्थ ने ऐसा किया था, कहा था, मर्फी ने ऐसा कहा था, पावलोव ने ऐसा कहा था। ये फाइनली हमारे माइंड में होगा तभी हम जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार लिखिए। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। तो देखो यहाँ पर वुडवर्थ ने जो अपनी परिभाषा दी उसमें क्या कहा है कि दैनिक जीवन में जब भी कोई व्यक्ति किसी नवीन ज्ञान के संपर्क में जाता है, जब भी उसको कोई नया ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस नवीन ज्ञान की वजह से या नवीन ज्ञान के कारण से उस व्यक्ति में एक नई प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। जो ही हम किसी नए ज्ञान के संपर्क में जाएंगे तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगी, एक नई प्रतिक्रिया पैदा हो जाएगी। वो नई प्रतिक्रिया पैदा होना ही क्या है, नया सीखना है। जैसे यूँ समझिए, हम में से कोई व्यक्ति
गांव में रहता, गांव का रहने वाला है आप में से कोई गांव का रहने वाला? कहाँ के हो आप? सिम्बलवाड़ा। बिल्कुल। आप? गांव है वहाँ पर। तो गांव के अंदर क्या होता है, आप में से भी ज़्यादातर लोग गांव से जुड़े होंगे। उदयपुर भी गांव में लगता है मुझे तो। हाँ हाँ, और क्या। तो गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग शाम को 8-9 बजे सो जाते हैं, रात हो जाती है, और सुबह 4-5 बजे उठ करके कामकाज में लग जाते हैं। होता है ना। अब वो गांव का आदमी जयपुर दिल्ली जैसे बड़े शहर में चला गया और वहाँ जाकर के वो एकदम गड़बड़ हो जाता सिस्टम उसका। वहाँ 8-9 बजे तो कोई सोता ही नहीं है। 11-12 बजे तक तो वहाँ पर सोने के लिए वो लोग तैयारी करते हैं, और सुबह 4-5 बजे उठकर वो यहाँ पूरे एरिया में डोले तो कोई देखने को नहीं मिले। 7-8 बजे लोग उठने की सोचते हैं। तो कितने दिन तक वो वहाँ पर सर्वाइवल करेगा बताओ? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर वो सोचेगा कि भाई अब मुझे इस शहर में रहना है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, लेट तक सोना पड़ेगा और लेट तक उठना पड़ेगा। यानी सोने का टाइम भी लेट कर देगा, उठने का भी लेट कर देगा, क्योंकि रहना तो आखिर उसको वहीं पे है जब वहाँ गया। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने नए वातावरण के नए व्यवहार को देखा और अपने आप के अंदर वही व्यवहार उसने प्रकट कर दिया। तो नवीन ज्ञान के कारण उसमें क्या पैदा हुई, नवीन प्रतिक्रिया हुई। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे उस समय हमारा पहनावा ये नहीं था जो आज है। आज जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं, हमारी वेशभूषा होती है, ये अंग्रेजों से पहले नहीं थी। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन लोगों के पहनावे को भारतीय लोगों ने देखा और धीरे धीरे भारत के लोगों ने उस तरह के पहनावे को अपनाना शुरू कर दिया। आज अंग्रेज चले गए देश से, लेकिन उनके पहनावे को हमने परमानेंट कर दिया। क्या है, नहीं किया? आज से 40 साल पहले की भी यदि हम बात करें ना, तो गांव के अंदर अगर 100 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति पैंट शर्ट में दिखाई देते थे, बाकी 98 लोगों के पैंट शर्ट नहीं होते थे। आज जस्ट अपोजिट है। अंतर आया ना। ये क्या है? नवीन ज्ञान के कारण नवीन प्रतिक्रिया के रूप में है। तो जब भी हम किसी नए ज्ञान के संपर्क में जाते हैं तो हमारे अंदर नवीन प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। नेक्स्ट है पावलोव के अनुसार। पावलोव के अनुसार अधिगम से अभिप्राय, अधिगम से अभिप्राय अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा, अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा नवीन आदत का निर्माण होता है। देखो, पावलोव ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा कि जब भी किसी प्राणी को अनुकूलित अनुक्रिया करवाई जाती है, यानी कोई भी ऐसा व्यवहार बार बार करवाते हैं जिसके साथ वो क्या हो जाए? अनुकूलित हो जाए,
तो अनुकूलित अनुक्रिया के बार बार होने के कारण उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति क्या पैदा हो जाती है? आदत पैदा हो जाती है। और आदत पैदा होने के बाद में व्यक्ति के लिए वो कार्य क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने लिखा है, आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। 10 टाइम 10 बार अधिक क्या होती है? शक्तिशाली होती है। अब 10 बार अधिक शक्तिशाली होने का मतलब क्या होता है? 10 बार अधिक शक्तिशाली होने का मतलब यह है कि जिस काम को करने में हमें 10 मिनट लग रहे होते हैं, उस काम को हम आदत होने के बाद 1 मिनट में कर सकते हैं। इसका मतलब आदत हो गई, हम काम को सीख गए तभी वो कितने मिनट में कर रहे हैं? हम 1 मिनट में कर रहे हैं। सीखे हुए नहीं होते तो हमें क्या लगता? ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार लिखें, लिखिए, अधिगम किसी उचित उत्तेजना, किसी उचित उत्तेजना को उचित प्रतिक्रिया से जोड़ना होता है। प्रतिक्रिया से जोड़ना होता है। ठीक है। क्या कहा गया है? हाँ, इसका मतलब क्या है? देखो, उचित उत्तेजना से उचित प्रतिक्रिया या अनुक्रिया के साथ में अगर हम जोड़ते हैं तो ही अधिगम होगा। यूँ मान के चलिए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और मैं आप में से किसी के घर आकर बोलता हूं कि मुझे प्यास लग रही है। चिंता मत करो, नहीं आऊँगा, नहीं बोलूँगा, टाइम मिलेगा तब आऊँगा ना। अब आप सोचें कि सर आए, पानी वानी तो रहने देते हैं, पहले जो है खाना खिलाते हैं। तो आप कहते हैं नहीं नहीं, पानी तो आप पी लेना बाद में, पहले आप आए हो तो खाना खाइए। तो बताओ, आप सही कर रहे हो क्या? गलत कर रहे हो ना? क्योंकि सामने वाले को प्यास लग रही है और आप खाना खिला रहे, हो सकता हो खाना खा के आया इसलिए प्यास लग रही है। सामने वाले को भूख लग रही है बहुत तेज, वो कहता खाना खाना, बोले खाना तो बाद में खाना, एकदम ठंडा पानी पियो पहले। तो सही है क्या? नहीं है। भूख है, प्यास है, ये होती है उत्तेजनाएं, संवेग होते हैं। ये संवेग जो होते हैं वो अपने आप में उत्तेजना होती है। इन संवेगों को सही जगह पर आप जोड़ेंगे तो ही उसका सही परिणाम आएगा। इसका मतलब किसी उचित संवेग को उचित प्रकार के व्यवहार से, प्रतिक्रिया से, प्रवृत्ति से जोड़ना ही क्या है? अधिगम है। ठीक है ना? आप लोग जो है किसी भी बालक को सिखा रहे हैं, सिखाते समय आपने एक तरफ तो लिख रखा है ए और सामने बना रखा है चित्र आपने बिल्ली का, तो वो बालक जो है उसको ए पढ़ना नहीं आता, उसने तो रटा हुआ चित्रों के आधार पर।
एप्पल दिखेगा तब वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बैट दिखेगा तब बी फॉर बैट, और कैट दिखेगी तब सी फॉर कैट। तो ए नहीं बोलेगा, जो ही आप बिल्ली बताएंगे और साथ में ए लिखा हुआ तो भी बच्चा तुरंत क्या बोलने वाला है, सी फॉर कैट। इसका मतलब बालक को अधिगम नहीं हुआ। अधिगम होता तो बालक सी फॉर कैट नहीं बोलता, क्योंकि वहां पर आपने सी लिखा हुआ नहीं है। अगर बालक वहां पर यह बोल देता है कि यह गलत है क्योंकि इधर तो ए है और इधर कैट है, इसका मतलब बालक सही प्रकार से जोड़ रहा है। दूसरा, आपकी परीक्षा में से प्रश्न आते हुए आपने देखे होंगे, मिलान करो, आते हो ना, मिलान करो। एक तरफ आपको सिद्धांत का नाम दे दिया, दूसरी तरफ देने वालों के नाम दे दिए। अब आपको यदि अधिगम है तो आप क्या कर देते हो, सही मिलान, और अधिगम नहीं है तो गलत कर देते हो। समझ में आ गई बात? तो यहां पर थॉर्नडाइक का मानना है कि जहां पर जिसको जोड़ना है वहीं पर यदि जोड़ने की क्षमताएं हमारे पास में हैं तो इसका मतलब हमें उसका अधिगम हो गया है, उसका अधिगम है, और वो नहीं है तो इसका मतलब हमें अधिगम नहीं है। नेक्स्ट है क्रॉ एंड क्रो के अनुसार। क्रॉ एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान, आदत, नया ज्ञान, आदत एवं नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी नए ज्ञान को प्राप्त करता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी नए ज्ञान को प्राप्त करता है तो उस नए ज्ञान को सीखने का प्रयास करता है, और उसको सीखने का प्रयास करेगा तो बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेगा तभी वो उसकी आदत में आएगा, और जब आदत में आएगा तो आदत में आने के साथ ही उस कार्य के प्रति उसका क्या बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। क्या बदलेगा, सोच बदल जाएगा। सोच को ही बोलते हैं अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति उसको बोला जाता है। यूं समझिए कि जैसे एक जना आपके पीछे बाइक पर बैठकर जा रहा है, वो व्यक्ति आपके पीछे बाइक पर बैठ के जा रहा है जो बाइक चलाना नहीं जानता है। जब वो बाइक चलाना नहीं जानता है और वो बाइक पर बैठ कर के जा रहा है तो आपको वो क्या करेगा, परेशान करेगा। कैसे करेगा, धीरे चला, देख आगे गाड़ी आ रही है, ओवरटेक मत कर, तेरे को जल्दबाजी है तो मेरे को उतार दे। बोलता आने से क्यों बोल रहा हो, डर लग रहा है। लेकिन वही व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरे को भी बाइक चलाना सिखा दो, और आपने उसे बाइक चलाने का नया ज्ञान देना शुरू किया। तो प्रारंभ के अंदर वो जो है खुले में जाएगा, जहां कोई नहीं होगा वहां जाएगा, प्रातःकाल जल्दी जाएगा जब कोई नहीं होता सड़क पर, जैसे तैसे सीखेगा। धीरे धीरे जब वो चलाने लगेगा तो अब उसको बहुत प्रॉपर चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेगा तो गाड़ी चलाने की क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। अब आदत जब उसकी गाड़ी चलाने की हो गई, मतलब गाड़ी चलाने का अधिगम उसको हो गया, अब आपके पीछे उसको बाइक पे बैठाओ आप।
अब वो पीछे बैठेगा तो देखो अब क्या बोलने वाला वो, अरे इतना क्या धीरे चलता है, बोलता ना, क्योंकि अब उसको भी चलाना आ रहा, उसको समझ में आ रहा है गिरेगी नहीं। ओवरटेक आप नहीं कर रहे, आगे से बहुत दूर से गाड़ी आ रही है और आप ओवरटेक नहीं कर रहे, बोलेगा इतने देर में तो निकाल लेता, बोलता ना, मैं होता तो अब तक निकाल भी लेता। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी मनोवृत्ति बदल गई। मनोवृत्ति का मतलब सोच बदल गई, धारणा बदल गई, नजरिया बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण, धारणा, नजरिया, सोच को ही क्या कहते हैं? मनोवृत्ति, अभिवृत्ति कहते हैं, जिसको एटीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति व्यक्ति की जो धारणा होती है वो उसका एटीट्यूड होता है, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी चीज का अधिगम हो जाता है तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारी धारणा बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। हम में से बहुत से लोगों को मनोविज्ञान के नाम से डर लगता होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत कठिन विषय है, क्योंकि इसके प्रति हमारी धारणा क्या बनी हुई है? कठिन होने की बनी हुई है। ये मेरा ही मानना है, और न सिर्फ मानना बल्कि एक बहुत बड़ा सच है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित स्टूडेंट ज़्यादातर उसी संस्थान में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर साइकोलॉजी का अच्छा टीचर होता है। बाकी सब्जेक्टों पर वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसका मतलब इस विषय को वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि पहले ये होता ही नहीं है, ये तो अभी सामने आता है। पहले वाले विषय तो और भी पहले से पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए उसके प्रति उसकी धारणा ठीक नहीं होती, जटिल विषय मान करके वो सोचते हैं। लेकिन मैं अगर इस विषय के बारे में बात करूंगा तो मेरी धारणा आपकी तरह होगी क्या? आपकी धारणा इस विषय को लेकर के जो है वो मेरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरी नज़र में ये दुनिया का सबसे सरल विषय है। इससे सरल सब्जेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं। एक बार पढ़ो, अपने व्यवहार में ढाल लो, जिंदगी भर काम आएगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। इससे सरल क्या हो सकता है? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि एक दिन मेरे लिए भी ये नया ज्ञान था, एक दिन मेरे लिए भी ये नया ज्ञान था। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जब मैं इस विषय को बार बार अभ्यास में लाता रहा, अब तक के इतिहास में ज़्यादा का तो मुझे ध्यान नहीं है, पर मिनिमम 1500 बैच मैंने पढ़ा दिए होंगे, 1500 से ज़्यादा बैच पढ़ा दिए होंगे। ये तो मिनिमम है, मतलब ज़्यादा का तो नहीं आइडिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस चीज़ को 1000-1500 बार व्यक्ति बोल दे, तो इससे बड़ा अभ्यास क्या होगा? वो आदत में हो गया, और आदत में हो गया तो इस विषय के प्रति मेरी धारणा बदल गई। ठीक वैसे ही आज आप पढ़ रहे हैं तब आपको ये जटिल लग सकता है, नया ज्ञान है, लेकिन जब आप अभ्यास इसका करोगे ना, बार बार आप पढ़ोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके लिए भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। मेरे हजारों स्टूडेंट का, सैकड़ों और 10-20 नहीं, हजारों स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, एक महीने में 1000 स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि हमने आपसे पढ़ा और हमारा मनोविज्ञान का डर खत्म हो गया। अब हमें मनोविज्ञान को लेकर के डर नहीं है। पहले बार हमने एग्ज़ाम दिया तब हमने इधर उधर से पढ़ा, किताबों से पढ़ा, हमारे जो है फर्स्ट ग्रेड में 30 में से 15 क्वेश्चन सही हुए, सेकंड ग्रेड में 20 में से 8 क्वेश्चन सही हुए, रीट के अंदर 30 में से 20 क्वेश्चन सही हुए। लेकिन इस बार हमारे 95% सही हुए, 99% सही हुए, 100% सही हुए। इसका मतलब क्या है? उनकी धारणा, उनकी सोच बदल गई। आपकी भी वो सोच होने वाली है। जिस दिन हमारा पाठ्यक्रम खत्म होगा उस दिन आपकी आज की धारणा में और उस दिन की धारणा में मिनिमम से मिनिमम 50% का अंतर आ जाएगा, और मैक्सिमम 100% का अंतर आना तय है, जो ध्यान से चीज़ों को समझेगा, सीखेगा। तो यही है किसकी परिभाषा? करो एंड क्रो की,
कि जब भी हम किसी ज्ञान को पहली बार प्राप्त करते हैं नया ज्ञान होता है, लेकिन जब बार बार अभ्यास करते हैं, आदत में लाते हैं, तो वो हमारे लिए सरल हो जाता है, और सरल हो जाने से हमारा व्यवहार जो है वो धारणात्मक रूप से उसके प्रति पॉजिटिव हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। अब देखो, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम किसे कहते हैं या क्या होता है? दैनिक जीवन में हम कई तरह की परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं। कुछ परिस्थितियां पहले से ही हमारे फेवर में होती है, कुछ परिस्थितियों को हमें अपने फेवर में लाना होता है। जिन परिस्थितियों को हम अपने फेवर में लाते हैं या हम उनके अनुकूल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। हम जहाँ भी जाते हैं, आगे से आगे किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? सुनिश्चित रूप से उन परिस्थितियों के साथ में हम अपने आप को ढाल लेते हैं। उन परिस्थितियों के साथ ढाल लेना ही क्या है? उत्तरोत्तर अनुकूलन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम उनको सीख जाते हैं। उनको क्या करते हैं? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है लर्निंग का। जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब हम चीजों को क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बस में आप सबने यात्रा की होगी, की या नहीं की है? बस में यात्रा के एक्सपीरियंस में बयान कर रहा हूं, और आप बताना कि मैं जो बोल रहा हूं ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर मेरी ऐसे लेकर जेड तक की बातों में आप यस बोल देते हैं, तो यही अधिगम है, क्योंकि ये आगे से आगे अनुकूलन की बात है। सब जगह ऐसा ही होता है, और उनके साथ में हम क्या हो जाते हैं? ढल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बस में चढ़ते हैं बैठने के लिए, तो पहली सवारी हम ही होते हैं, और फिर हमें जो सीट पसंद आती है उस पर जाकर हम बैठते हैं। हाँ या नहीं? और उसमें भी अगर 2-5 मिनट दूसरी सवारियां नहीं आई तो चेंज कर लेते हैं, बोले इस पर मजा नहीं आया, नजरिया ठीक से नजर नहीं आ रहा, यहां बैठ जाते हैं। होता है क्या? कई बार जब हम चढ़ते हैं तो पूरी बस भरी होती है, सबसे लास्ट की सीट खाली होती है, जिस पर बैठने की कभी इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूरी में उसी पे बैठना पड़ता है, वरना उस पर नहीं बैठेंगे तो वो भी चली जाएगी। किसी को उठाते हो कि नहीं, तुम उठ जाओ मैं आ गया हूं? नहीं ना। कई बार कोई सीट हाथ नहीं आती, ना आगे की ना पीछे की। बस वाले एक डंडा लगाकर सीधा रखते हैं बीच में, उसको पकड़ के ही जाना पड़ता है। होता है नहीं होता है? और जयपुर जैसे महानगर में तो आपने महसूस किया हो, कभी गए हो, देखा हो, तो सुबह शाम चलने वाली लो फ्लोर बसों में न सीट हाथ आती न डंडा आता था, पड़ोसी के कपड़े पकड़ के जाना पड़ता है। ऐसे हालात होते हैं। और ताजुब देखिए आप, वहां पर वो पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलता है, कपड़े पकड़ लेंगे तो भी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसको पता है कि कल मेरा भी नंबर आ सकता है। ये अनुकूलन ही तो है। आप रास्ते में चलते हुए नीचे पकड़ लो किसी कपड़े, भी क्या होता है? पकड़ सकते हो क्या? लेकिन वहां कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? वो अनुकूलन है। अच्छा, हम हिंदुस्तानियों के तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं,
हम लोगों में कितना बड़ा अनुकूलन है, बस में चढ़े, सीट पर छोटा मोटा कोई भी सामान रखा और नीचे आ गए, बुकिंग आपकी, कोई उठा ही नहीं सकता आपको, आप ही बैठेंगे उस पर, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, बुक कर दिया। कई लोग तो इतने महान होते हैं कि 2 रुपए का अखबार खरीदकर पूरा पढ़ लेते हैं और सीट बुक कराने के लिए भी उसी को रख के आ जाते हैं। कोई ले जाए तो भी परवाह नहीं, और नहीं ले जाए तो सीट अपनी, होता ना, वहां तक भी ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्या करते हैं, 2 की सीट पे एक पे खुद बैठ जाएगा, एक पर अपना बैग सामान रख देगा और चढ़ती हुई सवारियों को देखता रहेगा, कौन बढ़िया सी आ रही है उसी को बैठा लेगा। करता ना, किस किस ने किया, आपने, बहुतों ने किया। मतलब अपनी मर्जी है, हमने सामान रखा तो बुकिंग हमारी है उस पर, होता है कि नहीं होता है। तो ये अनुकूलन है। मैंने जितनी बातें बोली वो सारी बातें आपके साथ घटित है ना, इसका मतलब यही है उत्तरोत्तर अनुकूलन। आप कहीं भी जाइए, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो एज इट इज हमें मिलेंगे, उत्तर से दक्षिण तक आप कहीं चले जाइए। मैं बहुत पहले, लगभग अभी से 20 साल पहले की बात है, 24 चल रहा, अभी 2000 से पहले की बात है, 24 साल पहले की बात है। मैं इंडिया के 18 स्टेट में घूमा हूँ, और जिस तरह से मैं गया था उसमें कई जगह मुझे बसेज में भी यात्रा करनी पड़ी। तो वहाँ पर ये सारा मैंने देखा है। आप सुदूर दक्षिण तमिलनाडु में जाएंगे तो भी ये हालात मिलेंगे, आप बंगाल में जाएंगे वहाँ भी हालात मिलेंगे, और आप गुजरात में जाएंगे तो भी हालात मिलेंगे, उत्तर में आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो भी हालात मिलेंगे। मतलब एज इट इज़ व्यवस्थाएं वहाँ पर भी बस में वही मिलेगी जो हमारे यहाँ पर है। और जब हिंदुस्तान के कोने कोने में, तो आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो शायद ऐसा ही मिलेगा। यही क्या है, उत्तरोत्तर अनुकूलन है। आगे से आगे परिस्थितियों के साथ ढल जाना, उनको सीख जाना, उनको समझ जाना। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। देखो, जब भी हम कहीं पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार करते हैं, तो उस व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी आता है। जैसे एक बालक जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, तो वो शिक्षक के साथ में व्यवहार करता है, और शिक्षक बालक के साथ में व्यवहार करता है। उसी व्यवहार के प्रभाव के कारण जब बालक पढ़ने गया था, उस समय उसको ए फॉर एप्पल लिखना नहीं आता था, कैसे कबूतर लिखना नहीं आता था। आज वो बहुत कुछ लिखता, बोलता, पढ़ता है। आप में से भी सब लोग वही हैं जिनको एक दिन ए फॉर एप्पल नहीं आता था। है कोई ऐसा जिसको आता था? नहीं आता था ना। लेकिन आज आपने अध्यापकों के संपर्क में रहते हुए इतना कुछ सीख लिया और खुद सिखाने योग्य बन गए। इसे कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में रहता है तो उसके व्यवहार पर उसका प्रभाव आता है। संगत का फल बोलते हैं ना, कोई किसी की संगति में रहता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, काले के संग गोरा रहता है तो रंग नहीं वर्ण आ जाता है। होता ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कितना ही बैठे, साथ साथ रहे,
खाए पिए कुछ भी करे, लेकिन कलर कभी एक्सचेंज नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि हमारा रंग रूप और शरीर की संरचना हमारा हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर कभी बदलता नहीं है। सॉफ्टवेयर को हम बदल सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा व्यवहार है, मस्तिष्क है, वो बदल जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, वो बदल जाता है। तो हम किसी के साथ रहकर उसका रंग रूप तो नहीं ले सकते, लेकिन उसकी क्या ले सकते हैं, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका व्यवहार, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके मूल्य, उसकी इच्छाएं ले सकते हैं। यही है व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। आप लोगों के साथ मैं और मेरे साथ आप जब लगातार इस विषय को लेकर व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आप लोग भी बहुत कुछ इस विषय में जानने लगेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। ठीक है ना। तो ये व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है। गेट्स के अनुसार, गेट्स की परिभाषा 22 टाइम यानी 20 से 22 बार अब तक परीक्षाओं में आ गई है। इतनी बार, सबसे ज्यादा बार आती है ये। तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार सीधा सीधा इसको पूछते हैं। तो क्या है गेट्स की परिभाषा, लिखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में उन्नयन, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में उन्नयन या स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। देखो, सीखने के दो रास्ते हैं। अधिगम किसी भी व्यक्ति को होता है, किसी भी प्राणी को होता है, तो उसके टू वे हैं, दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। एक अनुभव है, दूसरा प्रशिक्षण है। अनुभव होता है जो व्यक्ति खुद अपने स्तर पर लेता है। प्रशिक्षण वो होता है जो दूसरे के द्वारा व्यक्ति को सिखाया जाता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी को सिखाता है तो वो उसके लिए क्या है, प्रशिक्षण है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो ये एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण है। और ऑटोमेटिक आप खुद अपने स्तर पर लोगों को देख के, वातावरण को देखकर चीज़ों को सीखते हैं, तो वो आपका क्या है, अनुभव है। तो दो तरह से व्यक्ति को अधिगम होता है, अनुभव और प्रशिक्षण से। और उसकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में जो उन्नति आती है, उन्नयन होता है, जो प्रोग्रेस होती है, वो अथवा उसके व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन है, उसको क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, या वो अधिगम कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखिए। गांव में एक माता पिता के एक बेटी और बेटा है। लड़की की उम्र जो है 15 साल है और लड़के की उम्र जो है वो 19 साल है। दोनों ही पढ़ते हैं। माता पिता ने आज कहा कि देखो, खेती बाड़ी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है और आज हम लोग शाम को देरी से घर आएंगे। आप दोनों अपने स्कूल से पढ़कर आने के बाद रसोई का काम करेंगे, मतलब आज का शाम का खाना बनाएंगे। अच्छा, ऐसे बच्चों को बोल देते हैं कि घर वाले, या नहीं बोलते? बोल देते हैं। आपने बनाया होगा, बनाया ना? तो बोल तो दिया उन्होंने, और पक्का है शाम को खाना भी वो दोनों बनाने वाले हैं। लेकिन आपको बताना यह है कि आज जो खाना बनेगा, रसोई घर में जो काम होगा, उसमें बड़ी भूमिका किसकी होने वाली है? बालिका की। क्यों? वो तो छोटी है। लड़का बड़ा तो 19 साल का।
मतलब आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि बालक बड़ा होते हुए भी वहां होने वाले कुकिंग से संबंधित हर कार्य में किसकी भूमिका ज्यादा बड़ी है? बालिका की। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? ये इसलिए है कि बालिका मां के साथ रहकर रसोई में अनुभव लेती रहती है और साथ में मां बीच बीच में उसको ट्रेनिंग देती है। आटा कैसे लगाना है, सब्जी कैसे बनानी है, कितने मसाले डालने हैं, देती है ना। और बालक जो है वो ट्रेनिंग नहीं लेता, नहीं वो रसोई में अनुभव लेता। यही वजह है कि बालिका का अधिगम ज्यादा है कौन से कार्य में? हां, भोजन बनाने के कार्य में। इस आधार पर हम मान सकते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण ही वो पावर होती है जिसके द्वारा व्यक्ति चीजों को सीखता है। जब तक आप अनुभव या प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक आपका अधिगम उतना बेहतर नहीं हो सकता। जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो आपका अधिगम उतना ही क्या होगा? बेहतर होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट, मर्फी के अनुसार अधिगम से अर्थ व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों में परिमार्जन है। परिमार्जन है। अधिगम का अर्थ क्या माना इन्होंने? व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों में क्या हो जाए? परिमार्जन हो जाए। परिमार्जन का मतलब होता है परिष्कृत हो जाना, अच्छा हो जाना, उन्नत हो जाना। जब किसी का व्यवहार जो है वो उन्नत हो जाता, अच्छा हो जाता, तो उसको परिमार्जित व्यवहार कहते हैं। और किसी की सोच बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, अच्छा हो जाता है, तो उसको परिमार्जन कहते हैं। नजरिया दो तरह का होता है, दृष्टिकोण दो तरह का होता है। दृष्टिकोण को नजरिया कहते हैं, उसी को एटीट्यूड कहते हैं। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण या नजरिया होता है वो दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है, और एक व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है वो बुरा ही सोचता है। अगर बुरा सोचने वाला व्यक्ति किसी व्यवहार को सीखकर अच्छा सोचने लग जाए तो किसमें परिमार्जन हुआ? दृष्टिकोण में परिमार्जन हुआ, नजरिए में परिमार्जन हुआ। और वो अपने जीवन में उन चीजों को सीख करके कई तरह की सफलताओं को अर्जित करने के लिए कामयाब होगा। ऐसा इसलिए कि जब हमारा नजरिया पॉजिटिव होता, अच्छा होता, सकारात्मक होता, दूसरों के प्रति भला वाला होता है, तो उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से हमें उस दिशा के अंदर रिजल्ट या परिणाम मिलता है। जैसे यूं मान के चलिए कि आप जहां पर बैठे हुए हैं, आपके पड़ोस में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति जो नियमित रूप से आपके आसपास ही बैठता है, उसको आप देखते हैं कि वो बिल्कुल एट ए टाइम आता है और पूरे टाइम पर बैठ कर के पढ़ता है, मेहनत करता है, आपके सामने वो लिखता है, हर बात को वो समझने की कोशिश करता है, और आप उसको देख कर के ये महसूस करते हैं कि सच में वो सफलता के लिए मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आप उस व्यक्ति को देख करके, उसके कार्यों को देख करके अगर रोजाना ये सोचते हैं कि हे भगवान, मेरा हो या नहीं हो, पर इसका तो होना ही चाहिए, सच में ये तो बहुत मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो ये तय है दोस्तों, उसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर होगा। ये रियलिटी है। क्यों होगा बताओ? क्योंकि ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक नहीं हो सकता, और वो व्यक्ति कभी भी
किसी भी सूरत में असफल नहीं हो सकता। इसलिए हमारा नज़रिया जो है दूसरों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरों के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। नज़रिया दूसरों के प्रति सकारात्मक होगा तो अपने आप खुद के लिए तो होगा ही होगा। एक बार एक व्यक्ति अपने घर की परिस्थितियों से परेशान था। किसी ने उसको बोल दिया कि तुम्हारे घर में कोई वास्तु दोष है। वास्तु दोष समझते हो? वास्तु दोष है तो इसको ठीक करवाओ किसी वास्तुकार से। जब वो व्यक्ति किसी वास्तुकार के पास गया तो वास्तुकार ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी फीस होती है और इतनी बड़ी फीस आप भर पाओगे कि नहीं भर पाओगी। पहली बात तो ये बोले आपकी कुछ भी फीस हो मैं दूंगा, पर एक बार चलिए मेरे साथ चल के मेरे घर की वास्तु को देखिए और गड़बड़ हो तो ठीक करिए। वास्तुकार उसके साथ गाड़ी में बैठकर आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद में आगे एक गली के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे साइड में थे लेकिन एक बच्चा साइड से दौड़ करके आ गया। उस दौड़ते हुए बच्चे को आते देखकर उसने गाड़ी वहीं रोक दी और 1 मिनट तक चलाई नहीं गाड़ी को। अब वो बोलता है कि भाई बच्चा तो निकल गया, चलो। बोले थोड़ा देख लेते हैं, बच्चा अकेला नहीं दौड़ सकता। इतने में पीछे से दूसरा बच्चा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसको देख करके उसने कहा ठीक है अब चलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में गली के एक मोड़ पर कोई गाड़ियां साधन नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो बार बार हॉर्न बजा रहा और बहुत स्लो इधर उधर देख करके गाड़ी को घुमा रहा है। लास्ट के अंदर वो उसके घर के बिल्कुल बगल में चले गए और बाहर जाने के बाद में उसने एक बार हल्का सा हॉर्न बजा करके गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतर नहीं रहा। वास्तुकार बोलता है कि लफड़ा क्या तुम्हारा, बच्चों को देख के गाड़ी रोक रहे हो, कोई नहीं है वहां हॉर्न बजा करके मुड़ रहे हो, यहां पर एक बार छोटा सा हॉर्न बजाकर गाड़ी से उतर ही नहीं रहे हो। बोले देखो मेरे घर वालों ने हॉर्न सुन लिया होगा, अभी वो व्यस्त होंगे तभी तो देरी हो रही है, वो फ्री होते आके दरवाज़ा खोल देंगे। वास्तुकार ने कहा दादा मुझे घर छोड़ दे वापस, तेरे वास्तु गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तेरे से मुझे फीस नहीं लेनी है, तेरा वास्तु गड़बड़ हो ही नहीं सकता, और अगर है भी ना तो आज वो सब खत्म हो गया। क्योंकि ईश्वर ऐसे आदमी को कभी असफल नहीं बनाता है जो दूसरों के लिए इतना सोचता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बहुत अच्छा होना चाहिए। न वास्तु गलत होता है न और कुछ होता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वास्तुकार को बुलाओ वो बुलाओ। आज के 100 साल पहले घर कैसे होते थे, गांव में कैसे होता था, क्या वहां वास्तु नहीं होता था? उनका तो कभी गड़बड़ हुआ ही नहीं। एक घर के अंदर आप पूछोगे ना तो 20 पीढ़ियां रहती हुई आई है और सब संपन्न रहे हैं, और आज के लोग कहते हैं वास्तु खराब हो रहा है। वास्तु खराब नहीं हो रहा है, नजरिया खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? तो यहां पर मर्फी ने कहा है कि नजरिया, हमारा दृष्टिकोण जो है वो एकदम परिमार्जित होना चाहिए। अगर ये परिमार्जित है तो इसका मतलब हमें चीजों का क्या हो रहा, अधिगम हो रहा, और ये नहीं बदल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहां पर पढ़ने के लिए आए हैं, मैंने पहले भी आपको बोला होगा, फिर बोल रहा हूं, यहां से जब आप निकल करके जाएं 2, 3, 4, 6 महीने में, तो आपके एटीट्यूड को देख करके लोगों को लगना चाहिए कि आप में ये परिवर्तन आया कहां से। आप पहले जैसे तो नहीं हो, तो सार्थकता है आपको नेक्स्ट ग्रुप में आने की। और अगर कल भी वैसे ही थे और आने वाले कल भी वैसे ही रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है यहां आने का। समझ में आ रही कोई बात? अपने नजरिए को बदलिए। जब नजरिया बदलेगा तो सीधी सीधी बात है, नजरें बदलेगी। नजरें बदलेगी तो आपको पता है नज़ारे बदलेंगे, और नज़ारे बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो, और जिस दिन आपकी ज़िंदगी के नज़ारे बदल गए आपके सितारे बदल जाएंगे। आज किसी को कुंडली दिखाते हो ना आप, तो वो कहता है ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, राहु केतु आगे पीछे घूम रहे हैं। कोई राहु केतु नहीं घूमता है, किसी भी सूरत में नहीं घूमता है, मेहनत आगे पीछे घूमती है। मैंने भी शुरुआत के अंदर मेरे को चाव लगा और ज्योतिष सीखा, और ज्योतिष सीखने के बाद में सोचा मैं इसी फील्ड में बढ़िया काम करूंगा। कुछ समय के लिए मैंने देखा कुछ लोग जब आते बातचीत करते तो रियलिटी तो ये थी
कि आज के ज़माने में हर कोई दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई दूसरों के सुख से ही दुखी है, पर दुखी है। अब किसी ज्योतिषी के पास कोई जा रहा तो पक्का वो दुखी है इसलिए जा रहा है। अब ज्योतिषी ये कह देगा आपके आजकल बहुत परेशानियां चल रही है, सामने वाला यार इसको तो जबरदस्त पता है। अरे पता क्या है, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तभी तो आया, वरना कौन आएगा। एक व्यक्ति कहता कि मैं एक देवता के हर 7 दिन में जाता हूं। वाई, क्यों जाता बताओ? तकलीफ है तब जाता है ना। तो फिर वहां जाने के बाद देवता कहे कि भाई तुम्हारे तो बहुत आफत चल रही है आजकल, तो क्यों, बड़ी बात थोड़ी है, आई वो इसलिए रहा आफत है। तब आफत नहीं होती तो कौन किसको याद करता है, कोई याद ही नहीं आता आफत नहीं होती है तो। फिर पक्का वहां पर उसको झूठ बोलना पड़ता है, तुम ये करो तुम वो करो, जबकि सच ये है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कर्म जो होते हैं ना उसकी माया होती है। इसलिए तो आपने सुना होगा है कर्मों की माया। हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, जैसे हम एज ए स्टूडेंट आए, एक कंपटीशन की भावना से आए हैं, और हम उसको फाइट करने के लिए बहुत अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना तय है। लेकिन हम यहाँ आ भी गए और कर्म भी नहीं कर रहे हैं, लिखते लिखते थक गए, अब तो कल लिखेंगे, आज तो बस गुरुजी छुट्टी कर दो, इतना ही काफ़ी है, परीक्षा आएगी तब पढ़ लेंगे, तो कुछ होना जाना नहीं है। मेहनत रंग लाती है, सुना होगा ना आपने। तो ये यहां पर हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बदलोगे कि नहीं बदलोगे तुम लोग? बदलेंगे। आज का हमारा लास्ट बिंदु है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं में क्या क्या है देखिए। सबसे पहले नंबर पर लिखो, अधिगम अधिगम एक प्रकार से सीखना है। अधिगम एक प्रकार से सीखना है। दूसरा, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कैसे है? कहीं भी किसी को किसी से भी कभी भी हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट लिखो, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी सीखना जीवन पर्यंत होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम नहीं सीखते हों। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अधिगम उद्देश्य पूर्ण है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण है। हम कुछ भी सीखते हैं तो किसके लिए? किसी उद्देश्य के लिए सीखते हैं। उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, या उद्देश्य मूलक होता है, या उद्देश्य पूर्ण है। नेक्स्ट लिखिए, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। नेक्स्ट, अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम प्रशिक्षण का परिणाम है।
अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम दृष्टिकोण में परिमार्जन है। दृष्टिकोण में परिमार्जन है। अधिगम नवीन ज्ञान की प्राप्ति है। अधिगम नवीन ज्ञान की प्राप्ति है। अधिगम आदतों का निर्माण है। अधिगम मनोवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम मनोवृत्तियों का अर्जन है। नेक्स्ट लिखो, अधिगम 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 प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। अधिगम प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। इसमें वो लिख लिया कि अनुभवों का संगठन है, देखो लिख लिया। अनधिगम भी अधिगम है। अनअधिगम भी अधिगम है। बोलते हैं ना असफलता सफलता की कुंजी है, तो अनअधिगम भी अधिगम है। ठीक है, तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं, इसकी ध्यान में रखनी है। विशेषताएं ये हमने जो हमें ध्यान में आई अभी वो लिखी है, आप सोचेंगे तो और भी आपको मिलेगी, है ना, लेकिन ये खास तौर पर ये तो आपको याद रहनी चाहिए, सामान्य रूप से ये पूछी जा सकती है। तो एक प्रश्न आपके 100% यहाँ से आएगा परीक्षा में, या तो परिभाषाओं से आता है या फिर विशेषताओं से आता है। ठीक है ना, आज का टॉपिक जो है, आज का दिन है, आज का बिंदु है, वो 100% हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।